ये क्लास 8 के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 8 में इससे पहले तक मैंने क्या क्या सिखा दिया है। अच्छा, एक्चुअल में क्या हो गया था, एक मिस्टेक हो गया है। मैंने वर्क पर एनर्जी भी स्टार्ट कर दिया है और उससे एक दिन पहले वाले लेक्चर में शायद मैंने फ्रिक्शन भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये मुझे याद नहीं था, इसलिए ऐसा मिस्टेक हुआ है। मुझे किसी ने पॉइंट आउट किया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि सर हमारे दो लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप ऐसा टेंशन मत लो, मैं एक बार वर्क पर एनर्जी जब खत्म कर दूंगा तब क्या करूंगा, वापस से फ्रिक्शन को नए से चालू कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया था, वर्क पर एनर्जी हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने सबसे पहला टर्म हमने जो सीखा था वो क्या सीखा था, हमने हमने वर्क के बारे में सीखा था। ठीक है, हमने यहाँ पर सीखा था वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्क डन मिलता था। इस तरह से बताया था हमने। अच्छा, अब वर्क डन क्या था, वर्क डन या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या जीरो होता है। वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन, थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा यहाँ पर है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी थीटा का वैल्यू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो हमें क्या मिलेगा, अक्यूट एंगल मिलेगा। अक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या बनेगा, वर्क डन बनेगा पॉजिटिव। जब भी हमें ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब मोर देन 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। और जब भी एंगल एंगल 0 डिग्री अगर मिलता है उस केस में वर्क डन क्या होता है, 0 डिग्री होता है। सॉरी, उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं 90 डिग्री। जब भी मेरे पास एंगल 90 डिग्री होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर ना एक कंफ्यूजन होता है लोगों को। कंफ्यूजन क्या होता है, नेट वर्क डन एंड इंडिविजुअल वर्क डन। अब अगर मैं आपको नेट वर्क डन और इंडिविजुअल वर्क डन का डिफरेंस समझाऊं, ये कंफ्यूजन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सबको होता है। सेम ऐसा मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक अरेंजमेंट है, ग्राउंड है। ठीक है, और ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड कैसा है, रफ ग्राउंड है। ये जो ग्राउंड है वो कैसा है, रफ। ठीक है। अच्छा, और ऐसा मान लो कि ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये पार्टिकल कुछ तो v स्पीड से मूव कर रहा था। ये पार्टिकल कुछ तो v स्पीड से मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया है। मान लो कुछ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 20 न्यूटन का। मैग्नीट्यूड मैंने 20 न्यूटन का ले लिया। ठीक है, और ऐसा मान लेते हैं कि अगर ये सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन भी लग रहा है। फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन कितना डेवलप हो रहा है, मान लो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। अच्छा, फिर ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका मास कितना है, 5 केजी इसका मास है। अब अगर ऑब्जेक्ट का मास 5 केजी का है, इसका मतलब क्या होगा, एक तो इसका वेट अर्थ की तरफ लगेगा ना। अब इसका वेट कितना लग जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट का मास 5 है तो इसका वेट 15 न्यूटन लगना स्टार्ट हो जाएगा। जी को मैंने 10 मान लिया। और क्या है, यहाँ पर ये अगर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रखा हुआ है तो ग्राउंड इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। अब ये सारे फोर्सेस मैंने, जब मैंने एनएलएम तुमको सिखाया था, तो ये सारे फोर्सेस लिखना मैंने सिखाया है। अगर आपको नहीं याद है तो आपको क्या करना है, ये सारे फोर्सेस पहले देखना पड़ेगा। पुराने लेक्चर्स को ध्यान से देखो, सारे फोर्सेस का मतलब क्या होता है एक बार वो देख लो, फिर क्या करोगे ये सब आपको समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बोल दिया कि मेरे पास क्या क्या है, नॉर्मल फोर्स है एक, वेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है जो 50 न्यूटन का है। हमने क्या किया है, 20 न्यूटन से इसको मूव करा रहे थे, मतलब जो फोर्स मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन अप्लाई किया था वो 20 न्यूटन का है, और फ्रिक्शन जो है वो 10 न्यूटन का है। मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस करके, ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस करके 10 मीटर आगे मूव कर गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर कोई मुझसे पूछेगा कि फाइंड, मान लो ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, अब इसमें अलग अलग फोर्सेस के ना वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग फोर्सेस के वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। मान लो कोई मुझसे पूछता कि वर्क डन बाय
नॉर्मल फोर्स कितना होगा, ठीक है। मान लो मैं सिर्फ नॉर्मल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है। अगर सिर्फ नॉर्मल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, फोर्स नॉर्मल इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स नॉर्मल इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा तो आप नहीं जानते, ये कॉस थीटा मैंने शायद आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में। कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा एक्चुअल में ये जो फोर्स होता है, ये जो वर्क डन होता है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और ये एंगल, ठीक है। अच्छा, कुछ वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा। कॉस क्या होता है, तो कॉस में थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि कॉस का मतलब क्या होता है। कॉस थीटा क्या होता है, उसके लिए ट्राइंगल बनाते हैं। थोड़ा सा ये मैथ्स का टर्म है, इसको बता देता हूँ, ये जरूरत होगा अपने को समझना, यहाँ पे पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं समझ में आया तो क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे सिर्फ। मान लो एक ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, मान लो ये एंगल है वो है थीटा, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है, थीटा है। ये एंगल मान लो 90 डिग्री है। अच्छा, जो भी राइट एंगल में थीटा के सामने, एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है क्या, तो इस वाले लाइन को मैंने क्या लिख दिया, इस वाले लाइन का नाम है परपेंडिकुलर। ये सब याद रखना पड़ता है अपने को। अच्छा, 90 डिग्री के सामने जो भी होता है ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसकी मुश्किल स्पेलिंग होती है, मेरे को नहीं आती होगी। और जिस लाइन पर दोनों एंगल्स फॉर्म होते हैं इसको क्या बोलते हैं, बेस। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब किसी भी ट्राइंगल में cos थीटा का मतलब ये याद कर लेना है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो सब हायर क्लासेस से पढ़ेंगे। किसी भी ट्राइंगल में cos थीटा का मतलब होता है थीटा का बेस, थीटा का बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। cos थीटा का मतलब, ये डेफिनेशन है जो हमें क्या करना है, याद करना है। cos थीटा को मैंने क्या लिख दिया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैं बोलता कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको आपको अलग से कहीं पे रफ में लिखना है, ठीक है। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसमें मान लो मैं साइड्स के आपको वैल्यूज बता दूं। मान लो ये जो साइड्स है इसके वैल्यूज बता दूं, ये जो है ये है मान लो 5, ये है 4 और ये 3। और अगर आपसे मैंने आपसे पूछा होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, तो इस ट्राइंगल में अगर आपने cos थीटा का वैल्यू लिखा होता ना, तो cos का कितना होता, तो थीटा का बेस कितना है, थीटा का बेस है 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ पर क्या होता, cos थीटा का वैल्यू 4/5 होता। बात समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, लेकिन मान लो अगर मैं बोलता कि ये जो एंगल है, ये एंगल मान लो अल्फा है, ये थीटा है, ये डेफिनेटली 90 माइनस थीटा होगा। मान लो मुझे cos अल्फा का वैल्यू लिखना होता है ट्राइंगल में, cos अल्फा। अब बेस का मतलब जो होगा वो क्या होता है, जिस लाइन पर दोनों एंगल फॉर्म होता है, तो 90 डिग्री और ये अल्फा दोनों ये 4 वाले लाइन पर फॉर्म हो रहा है क्या, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर cos थीटा अगर मेरे को लिखना है तो बेस मेरे पास ये है। इस वाले ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो बेस क्या है, थीटा और 90 डिग्री 3 पे फॉर्म हो रहा है, मतलब cos थीटा का वैल्यू कितना है, cos थीटा है हमारे पास 3/5, ठीक है। पहला वाला एग्जांपल में cos थीटा कितना था, 3/5 है, 4/5 नहीं होगा। अच्छा, मान लो मुझे cos अल्फा का वैल्यू लिखना है। अब cos अल्फा के आप क्या करोगे, ये जो लाइन है 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर जो भी होता है, ये वाला जो लाइन है इसी पे अल्फा और 90 डिग्री फॉर्म हुआ है क्या, तो cos अल्फा का वैल्यू क्या लिखेंगे, cos अल्फा का वैल्यू लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई 5। हमेशा याद रखना है जब भी ट्राइंगल में आपको cos लिखना है, cos थीटा cos अल्फा कोई भी एंगल हो जाए, तो जो भी एंगल है उसका बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। बात समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, मान लो एक और एग्जांपल अगर देखें, इसको रब कर देते हैं, इसका काम हो गया। मान लो अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम कर लेते हैं। ये सब आपको रफ में लिखना है जो मैं भी बता रहा हूँ। मान लो ये हमारे पास है, एक और पेयर ले लेते हैं। कौन कौन से पेयर होते हैं हमारे पास, मान लो ये, हाँ, ये 13 है, ये 12 है और ये 5 है।
फिर से अगर कोई मुझसे पूछता ना कि आपको cos थीटा का वैल्यू लिखना है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, थीटा के सामने यहाँ पर कितना है 12 है, तो ये क्या 12 जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया इस लाइन पर, 5 वाले लाइन पर। ये मान लो मीटर्स में है सारे, मीटर्स मीटर्स मीटर्स, 5 मीटर वाला जो लाइन है उसी पे थीटा और 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है क्या, मतलब ये 5 मीटर क्या हो गया, बेस हो गया थीटा के लिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 5 डिवाइडेड बाई 13, ये cos थीटा हो गया। उसी तरह से अगर cos अल्फा लिखना होता तो cos अल्फा के लिए क्या लिखते हैं, अल्फा जो है वो इस वाले लाइन पर फॉर्म हो रहा है ना, तो 90 डिग्री और अल्फा अगर इस लाइन पर फॉर्म हो रहा है तो बेस हो जाता 12 और हाइपोटेनस हो जाता 13। इस तरह से क्या करते हैं cos थीटा या cos अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये तुमको क्या करना है, ये हायर क्लासेस से पढ़ते हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको रब कर दूं, इसके अलावा सर हमें और क्या जानना है, इसके अलावा आपको याद रखना है कुछ वैल्यूज, ठीक है, कुछ वैल्यूज आपको याद रखना है। अब ये वैल्यूज कहाँ से आए कैसे आए वो सब हायर क्लासेस में सीखेंगे। सबसे पहला वैल्यू आप याद रखना कि cos 0 डिग्री इसका वैल्यू होता है 1, ये याद रखना है सिर्फ, ठीक है। दूसरा वैल्यू जो हम याद रखेंगे वो क्या है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब जहां पर भी cos 30 लिखा मिलेगा वहां पर √3 बाई 2 से रिप्लेस कर देंगे। तीसरा वैल्यू जो याद करना है वो है cos 45, cos 45 का वैल्यू याद रख लेते हैं। cos 45 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई √2। जैसे मेरे को वैल्यूज याद है आपको भी क्या करना है, ये वैल्यूज याद रख लेना है। cos 60, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 इज 1/2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, हमें सबको सबको याद रखना पड़ता है ये। cos 90, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और एक और कुछ वैल्यूज याद रख लो, cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री होता है हमारे पास, cos 120 है तो वो sin 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12। और cos 180 का वैल्यू होता है, सॉरी cos 180 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। cos 180 0 नहीं, cos 180 क्या होगा, -1 होगा। cos 180 का वैल्यू क्या है, -1। और फाइनली एक और वैल्यू रख लेना अगर जरूरत पड़ा तो, cos 150 क्या होता है, -√3 डिवाइडेड बाई 2। जैसे मैंने ये वैल्यूज याद करके रखे हैं, आपको क्या करना है, ये वैल्यूज याद रखना है। कहां से आया क्यों आया कुछ नहीं सोचना है, आप ऐसा मान लेना कि ये होता है और ये क्या करेंगे, पूरे के पूरे वैल्यूज याद रख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इतना वैल्यूज मैंने याद कर लिया है तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। अब मैं ये जो वैल्यूज मैंने लिखे हैं ना उसको भी क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। आप स्क्रीन पॉज करना है और आपको क्या करना था, ये लिख लेना था। अभी हम इसको यूज भी करने वाले हैं, कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। जैसे मुझे इस केस में मान लो नॉर्मल फोर्स का वर्क डन निकालना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फोर्स नॉर्मल है, फोर्स नॉर्मल इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो देखो y के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या, ऐसा तो नहीं कि ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे जाके ऐसे से मूव कर रहा है, y के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। y का डायरेक्शन मतलब ये वाला एक्सिस इधर, अगर ये x एक्सिस होता तो ये y एक्सिस होता ना, तो y एक्सिस के अलोंग अगर आप देखोगे तो जितना फोर्स नीचे होना चाहिए उतना ही फोर्स ऊपर होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में कोई नेट मोशन नहीं हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट तभी मूव करता था जब उस पर एक नेट फोर्स होता है ना, तो y डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं होगा तभी तो ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा। इसका मतलब जितना फोर्स नीचे लग रहा होगा उतना ही फोर्स ऊपर भी लगना चाहिए क्या। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि वो जो नॉर्मल फोर्स है, वो जो नॉर्मल फोर्स है उसका वैल्यू वेट के इक्वल होगा। डायग्राम को देख के ऐसा बोल सकते हैं ना, कैसे हमने बोला, न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमने बोला। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब उस पर क्या होगा, नेट फोर्स होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो y डायरेक्शन में, मैं x डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा, x डायरेक्शन में मोशन हो सकता है, मैं सिर्फ y डायरेक्शन में अगर बात करूं तो y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा। इसका मतलब y के अलोंग नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर y के अलोंग नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसका मतलब
नॉर्मल फोर्स और वेट फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तभी देखो जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे होगा, तभी तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा वाई डायरेक्शन में। अच्छा, अब अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, मुझे ये सॉल्व करना है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। अगर मैं ये सॉल्व करूं तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना है, नॉर्मल फोर्स वेट के इक्वल है। वेट अगर 50 न्यूटन था तो नॉर्मल फोर्स भी 50 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का हुआ है, पार्टिकल 10 मीटर आगे चला गया, इनटू cos 90। अभी मैंने आपको बताया था, मैंने एक टेबल आपको लिख के दिया था, cos 90 का वैल्यू आपको क्या याद रखना है, cos 90 का वैल्यू होता है 0। अब एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद जीरो, एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद जीरो क्या होता है, रिजल्ट जीरो आता है क्या। ऐसा मैंने तुमको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था ना कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन जीरो आता है। क्यों जीरो आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस टर्म। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, लेकिन क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस cos 90 पूरा का पूरा वर्क डन जीरो हो गया क्या। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन 0 डिग्री का हो जाए, सॉरी वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है वर्क डन का, वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल्स होता है, तो 0 जूल्स का हमने वर्क डन लिख दिया। बात समझ में आया क्या, हाँ या ना। मान लो इसी तरह मुझे कैलकुलेट करना होता वर्क डन बाई वेट फोर्स। अब सिर्फ वेट फोर्स का वर्क डन देख रहे हैं, सिर्फ वेट फोर्स का वर्क डन अगर देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, फोर्स वेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, यही तो लिखेंगे ना। अब फिर से अगर आप देखोगे तो वेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल फिर से 90 डिग्री बन रहा है क्या। अगर ये 90 बन रहा है तो अगर यहाँ पे cos 90 पुट करोगे, cos 90 पुट करने से ये पूरा 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय वेट फोर्स, वर्क डन बाय वेट फोर्स अगर मुझे लिखना होता तो वेट फोर्स का वर्क डन वापस से 0 हो गया क्या। बात समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन में नॉर्मल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, फिर अगर कोई मुझसे पूछता है वेट फोर्स का वर्क डन, जिस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है वो फोर्स लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और दोनों के बीच में जो भी एंगल बन रहा है वो लिखेंगे। और कुछ बातें आपको याद रखना पड़ेगा कि cos 0 कितना है, cos 120 कितना है, cos 150 कितना है, ये सब वैल्यूज आपको अभी क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये मान लो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब और भी जो फोर्सेस है उसका भी वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो फोर्सेस हैं, अगर मान लो मेरे को कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ये जो अप्लाइड फोर्स है ना, इस अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड, ये जो अप्लाइड फोर्स है, कितना अप्लाइड फोर्स है हमारे पास, 20 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अच्छा अब यहाँ पे देखो फ्रिक्शन मैंने कितना बताया था, फ्रिक्शन मैंने बताया था 10 न्यूटन का। अब अगर अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन का है और फ्रिक्शन 10 न्यूटन का है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स के डायरेक्शन में एक नेट फोर्स मिल रहा है क्या, 10 न्यूटन का, 20 इस तरफ 10 इस तरफ, मतलब ऐसा समझो कि 20 न्यूटन के फोर्स इधर खींच ले जाना चाह रहे हैं और 10 न्यूटन का फोर्स रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, ये 10 न्यूटन से आगे मूव करेगा क्या, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे की तरफ डिस्प्लेस करेगा। अच्छा, अब अगर मुझे वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट करना होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, फोर्स अप्लाइड, जो भी अप्लाइड फोर्स है वो लिख दिया हमने, इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। अब सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। अप्लाइड फोर्स का वैल्यू कितना है, तो जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो 20 न्यूटन का है। नेट फोर्स नहीं देख रहे यहाँ पे क्या करेंगे, 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया था तो 20 न्यूटन पुट कर दिया, कितना अप्लाइड फोर्स है, 20 न्यूटन का। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था, 10 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इनटू cos थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है और अप्लाइड फोर्स भी इसी तरफ है, एफ अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन एक जैसा है क्या। अगर एफ अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन एक जैसा है, मतलब दोनों के बीच में, अब ये दो पैरेलल लाइंस है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री का एंगल बनता है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे cos 0 रख देंगे ना। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 होता है 1। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वर्क डन बाय एफ अप्लाइड, जो अप्लाइड फोर्स था
अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 1, तो 200। ऐसा यूनिट क्या होता है जूल्स होता है ना, सब ऐसा ही थे। ये देखो ये न्यूटन था, मीटर था, अगर ऐसा यूनिट में है तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स भी कितना हो जाएगा 200 जूल्स का हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह अगर मैं फाइनली कैलकुलेट करूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, अब अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना होता तो क्या लिखते हैं, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है, तो फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन का है। डिस्प्लेसमेंट वापस से कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। एंगल ध्यान से देखना, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है क्या, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे cos 180। अब cos 180 का वैल्यू मैंने आपको बताया था -1 है। अब जिसको ये वैल्यूज याद रहेगा वही तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा -100 जूल्स। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया है, एक क्वेश्चन में मैंने आपको जीरो वर्क डन भी दिखा दिया, पॉजिटिव वर्क डन भी दिखा दिया और नेगेटिव वर्क डन भी दिखा दिया। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है, ये मैंने अलग अलग जो फोर्सेस है सबका मैंने वर्क डन आपको कैलकुलेट करके सिखा दिया। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है, ये जो मेरे पास क्वेश्चन था उसी में ऐसा क्वेश्चन पूछते कि फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ये ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता। क्वेश्चन ये होता फाइंड नेट वर्क डन, फाइंड नेट वर्क डन। कभी भी अगर क्वेश्चन में ये मिल जाए कि नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो नेट वर्क डन का मतलब होता है, वर्क डन नेट का मतलब होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस प्रेजेंट, वर्क डन बाय all the forces, work done by all the forces present। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो कौन कौन से फोर्सेस हैं। सबसे पहला वर्क डन हमने किसका फाइंड किया था, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन फाइंड किया था। फिर हमने वर्क डन किसका फाइंड किया था, वेट का वर्क डन फाइंड किया था। फिर हमने वर्क डन अप्लाइड फोर्स का फाइंड किया। फिर हमने वर्क डन किसका फाइंड किया, फ्रिक्शन फोर्स का। ऐसा ही तो फाइंड किया था ना। अच्छा, अब मुझे अगर नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है, नॉर्मल का वर्क डन 0 आया था, वेट फोर्स का वर्क डन 0 आया था, एंगल 90 डिग्री है। अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कितना आया था, अप्लाइड फोर्स का वर्क डन 200 का आया था क्या, प्लस में। ठीक है, अप्लाइड फोर्स का वर्क डन हमारे पास कितना आया था 200, प्लस में 200 आया था अप्लाइड फोर्स का वर्क डन। और फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन माइनस में 100 आया था ना। जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 100 जूल्स। तो 100 जूल्स का नेट वर्क डन है। नेट वर्क डन मतलब जितने भी फोर्सेस प्रेजेंट है सबके वर्क डन को अगर आप ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब वो क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन में आपसे इंडिविजुअल फोर्स का वर्क डन पूछ सकते हैं, वो आपसे नेट वर्क डन पूछ सकते हैं, तो कुछ भी कैलकुलेट करने को आ सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन कैसा होता, ऐसा है, मान लो ये जो ब्लॉक है वो 10 kg का ब्लॉक है और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ऐसा लग रहा है, कितना लग रहा है, मान लो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में है, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 50 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट है। और ये बोला गया है कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री लग रहा है, ये तो ये एंगल मान लेते हैं कितना है 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वर्क डन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये जो अप्लाइड फोर्स है उसका वर्क डन अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला, सॉरी वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, यही तो वर्क डन है ना। इस केस में अगर आप देखोगे तो फोर्स कितना है हमारे पास, फोर्स का वैल्यू 20 है, डिस्प्लेसमेंट कितना होना है 50 का होना है, और cos 30, यहाँ पे cos 30 का वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री का है। यहाँ पे ये पुट कर दो 20, ये पुट कर दो 50 और cos 30 पुट कर दो √3 डिवाइडेड बाई 2।
अब देखो जिसको ये वैल्यू याद रहेगा वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 10 हो गया। अब जब सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 500√3 जूल्स का। इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो √3 का वैल्यू 1.73 पुट करके आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो इस तरह से क्या करते हैं, वर्क डन का कैलकुलेशन करते हैं। बात समझ में आ रहा है? इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने तुमको थोड़ा बहुत हिंट दिया था, ठीक है। आज मैंने आपको एग्जैक्टली बताया है कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। जब भी वर्क डन कैलकुलेट करना है, सिंपली फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और इनटू कॉस थीटा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको क्या मिलेगा, वर्क डन का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है क्या? बहुत ही इजी है ना ये तो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस तरह से वर्क डन के क्वेश्चन। अब देखो वर्क डन के क्वेश्चन टफ भी होते हैं, लेकिन ज्यादा टफ वाला क्वेश्चन हम नहीं करने वाले। सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही हम क्या करेंगे, अपने सिलेबस में भी सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एनर्जी के बारे में बात करते हैं। अब ये एनर्जी क्या है, तो अगर मैं बोलूं कि एनर्जी, ये वर्ड तुमने सुना होगा पहले। एनर्जी कोई नया वर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये जो वर्ड है आप आज पहली बार सुन रहे हो। आपने हमेशा सुना होगा कि एनर्जी है, एनर्जी को कंजर्व करके रखना चाहिए, एनर्जी इज एवरीथिंग, ऐसा कुछ सुना होगा। और एक्चुअल में ना ये पूरी लड़ाई, ये पूरी जो दुनिया है ना, वो एनर्जी के ही पीछे भाग रही। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को यूज करते हो। जैसे सन से एक एनर्जी आ रही है, सन से एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, और वो जो सन से लाइट एंड हीट के फॉर्म में एनर्जी आती है, उसी को हम यूज करते हैं क्या, अलग अलग पर्पस के लिए। और क्या होगा एनर्जी, पहले तो एनर्जी का डेफिनेशन लिख लेते हैं। एनर्जी को क्या है, तो एनर्जी का मतलब है कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इसका क्या मतलब है सर, मान लो आपको वर्क डन करना है, वर्क डन करना है, मान लो मैंने आपको बोला कि क्या है, एक स्टेयर केस है, ठीक है, 1000 सीढ़ियों का एक स्टेयर केस है, जो आपको क्या करना है, क्लाइंब करना है, आपको ऊपर चढ़ना है। और मैंने आपको बोला कि आपको 2 दिन तक कुछ नहीं खाना है, 2 दिन तक आपको पूरा फास्ट मेंटेन करना है, और आपको क्या करना है, 2 दिन के बाद आपको 1000 जो सीढ़ियों वाली जो स्टेयर केस है वो चढ़नी है। आप कर पाओगे क्या, पॉसिबल होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुमने फूड इनटेक नहीं किया। अब तुमने फूड इनटेक नहीं किया, फूड से हमें क्या मिलता है, फूड से हमें एनर्जी मिलता है क्या? तुम जानते होगे प्रोसेस डाइजेशन होता है, डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, शायद सुना होगा। अब वो जो एनर्जी रिलीज होता है, उसी के कारण तो हम वर्क डन कर पाते हैं ना। दौड़ना, खेलना, कूदना, जो भी पॉसिबल हो पा रहा है वो हमारे डाइट के कारण है। जो डाइट हम कंज्यूम करते हैं उससे एनर्जी रिलीज होता है, तभी हम वर्क डन कर पाते हैं क्या। तो एनर्जी का मतलब है कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर किसी भी इंसान को कोई वर्क डन करना है, कोई किसी भी तरह का वर्क डन, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं होगा तो वो वर्क डन नहीं कर पाएगा। अब एनर्जी बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही बड़ा सा टॉपिक होगा। तो एनर्जी को क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। आज बस इतना जान लो कि एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क है। अगर आपको किसी भी तरह का वर्क परफॉर्म करना है, उसके लिए एनर्जी होना चाहिए। एक और चीज याद रखना, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, ठीक है। वर्क और एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो सेम होता है। अब सेम क्यों है, क्योंकि आगे जाके आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास एनर्जी है तभी आप क्या कर पाओगे, वर्क डन कर पाओगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क डन करता है ना, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है। मतलब ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, एनर्जी से वर्क मिलता है, वर्क से एनर्जी मिलता है। अब कैसे इंटर कन्वर्टेबल है, इसको हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो आज के लिए क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।